आज के लेक्चर में हम आपको टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे और इसके जो सब ग्रुप्स है इनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि इसके साथ साथ एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर टीचर को इसके बारे में तफसील से जो है आइडिया होनी चाहिए। जब वो एसएलओ बनाता है तो इसका जो है सहारा ले सकता है, इसके ज़रिए वो अपना एसएलओ को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि एक बच्चा या किसी भी लर्नर को सीखने के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी पैदा कर देता है कि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। अब इसको समझने के लिए हम वन बाय वन तफसील से हम इस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास 3 जो डोमेन्स है वो है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इसके ऊपर मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ अंदाज से काम किया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन। इसको हम डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो इसको प्रपोज किया था सबसे पहले एक एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने 1956 को 6 में इसको जो है क्रिएट किया था। और इसके ज़रिए उसने वाज़ेह किया कि बच्चे अपने लर्निंग के दौरान अपना एक पार्ट है जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, इसके ज़रिए वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और इसने कैटेगरीज बताया या लेवल बताया या ग्रुप्स बताया कि 6 तरीके से बच्चे जो है लर्न कर सकते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको हम वन बाय वन हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि जो कॉग्निटिव जो डोमेन है, अफेक्टिव और साइको मोटर जो डोमेन हमारे पास है, इन तीनों को समझने के लिए हम एक फार्मूले के तहत समझेंगे। वो ये कि इन तीनों डोमेन को समझने के लिए हम 3H के ज़रिए हम इन चीज़ को समझ सकते हैं। 3H का क्या मतलब है? 3H का मतलब यही है कि पहला जो H है वो रिप्रेजेंट या डील करता है हमारे कॉग्निटिव डोमेन को। पहला जो H है इसका मतलब है कि हेड। हेड का मतलब है कॉग्निटिव डोमेन एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसको हम जो है थिंक कर सकते हैं, सोच अपने मेंटल लेवल के ज़रिए किसी चीज़ को जिस अंदाज से हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको जो है हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, सिंपल। दूसरा जो H है इसे हम ये कह सकते हैं कि हार्ट यानी दिल। जो भी सिचुएशन है लर्नर सीखता है तो वो हार्ट यानी कि दिल के ज़रिए ही इस चीज़ को समझ पाता है। यानी कि हार्ट के ज़रिए मतलब ये कि वो अपना फीलिंग, इमोशन, सेल्फ इस्टीम, इन तमाम ऐसे जो टर्म्स है जिसके ज़रिए बच्चा सीख सकता है, यानी दिल से सीख सकता है, फीलिंग के ज़रिए, एहसासात के ज़रिए, जज्बात के ज़रिए सीख सकता है। तीसरे नंबर पे जो हमारा H आता है वो है हैंड यानी हाथ। साइकोमोटर एक ऐसा टर्म है जो कि फिजिकली बच्चा या लर्नर इन्वॉल्व होकर सीख सकता है। फिजिकल का मतलब ये है कि जिसमें इसके मसल्स, इसके बोन्स यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि वो कोई एक्टिविटीज़ करता है, फिजिकली मूवमेंट होती है, तो इसके ज़रिए वो कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर नॉलेज गेन कर लेता है। तो इन तीनों को हम तफसील से देखेंगे। तो पहला जो हमारा जो टर्म है वो है कॉग्निटिव डोमेन। इसको हम देख लेंगे। कॉग्निटिव डोमेन को जो है फर्दर 6 सब डोमेन में या ग्रुप में जो है इसको डिवाइड किया गया है। इनको हम वन बाय वन हम देखेंगे। तो इसको भी देखें। पहला जो है हमारे पास जो जब पे बेंजामिन ब्लूम ने 1956 को जब इसको क्रिएट किया था या अपना जो आइडिया दिया था, उस टाइम जो इनका जो तरतीब से उसने जो दिया था उसमें सबसे पहले उसने नॉलेज कहा था, फिर कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन का उसने जो है रखा था। 2000 में जब इसको रिवाइज किया गया तो फिर इसमें जो है थोड़ा बहुत उन्होंने नाम भी चेंज किया और इसके साथ साथ जो है उन्होंने इस चीज़ को 2 हिस्सों में एक्चुअल कैटेगराइज किया। एक ये है कि हायर लेवल, हायर ऑर्डर लर्निंग और दूसरा जो है लोअर लेवल लर्निंग। लोअर ऑर्डर में जो है हमारे पास उन्होंने रखा अगर पहले उसकी हिसाब से देखें तो हमारे पास नॉलेज, कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन ये लोअर ऑर्डर में रखा, और हाई लोअर में जो है उन्होंने
फिर इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने रखा सिंथेसिस, एनालिसिस और एवेल्यूएशन। और जब इसको रिवाइज़ किया तो रिवाइज़ जब उन्होंने किया तो तब उन्होंने एक और वो किया कि इनके नाम थोड़ा उन्होंने चेंज किया, यानी कि नॉलेज की जगह उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग इसका नाम रखा। और जो दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन कंप्रीहेंशन था, कंप्रीहेंशन को उन्होंने अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग का नाम दिया, एनालिसिस एज इट इज़ उन्होंने अडॉप्ट किया या एनालाइजिंग किया। फिर फोर्थ फिफ्थ नंबर पे जो पहले उन्होंने सिंथेसिस था और बाद में उन्होंने जब रिवाइज़ किया तो उसमें जो है फिफ्थ नंबर पे एवेल्यूएशन को रखा या इवेल्युएटिंग को रखा। और सिक्स नंबर पे जो है उन्होंने सिंथेसिस की जगह में उन्होंने क्रिएटिंग इसको नाम दिया गया। तो अब देखते हैं जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके जो फर्दर जो 6 इनके सब ग्रुप हैं, इनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म हमारे पास है वो है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग के है या आप इसको नॉलेज के है। तो इसमें क्या होता है, द लर्नर इज एबल टू रिकॉल, रीस्टेट एंड रिमेंबर लर्न इंफॉर्मेशन। अब एक बंदा क्या करता है, जो लर्नर है वो नॉलेज की बेस पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है। यानी कि आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो वो एग्जैक्ट आपको डेट बताएगा। वो अपने नॉलेज के बेस पे, जो इसका रिसोर्स है वो नॉलेज है, नॉलेज की बेस पे उसने जो है उसका डेट बताया। इसके बारे में मजीद वो तफसील नहीं कर पाएगा। इसमें बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो फॉर एग्जांपल जो है रिकॉग्नाइजिंग करते हैं किसी चीज़ को, वो लिसन करता है और इसमें किसी चीज़ को वो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिट्रीविंग करता है, फिर या जो है नेमिंग देता है या जो है इसको लोकेट करता है। इसके अलावा जब आप क्लास लेंगे, क्लास लेने के बाद रिमेंबरिंग के हवाले से अगर आप बच्चे को कोई एक्टिविटीज़ इनको इनसे जो है अगर आपने कराना है, तो ये जो एक्टिविटी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप ये जो है पॉज करके आप देख सकते हैं और अपने क्लास में अपने बच्चों से ये एक्टिविटीज़ रिमेंबरिंग के रिलेटेड जो है आप करा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें पहले इसको कहते थे कंप्रीहेंशन। यानी ये जो है नॉलेज से थोड़ा बड़ा टर्म है और इसमें बच्चा किसी हद तक किसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, फिर इसको जो है अपने अंदाज से इसको जो है क्लासिफाई कर सकता है, कंपेराइज कर सकता है या इसको एक्सप्लेन कर सकता है सिंपली। इसको सिंपल अगर हम देखें तो क्या करता है, द लर्नर ग्रेव्स द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग व्हाट ही हैज़ लर्न। इसने जो कुछ भी सीखा है इसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको जो है इंटरप्रेट कर सकता है या इसको जो है वो ट्रांसलेट कर सकता है। और इसी के रिलेटेड आपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इनके लिए कोई एक्टिविटीज़ हो कि उन्होंने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, तो इसके लिए जो मैं चार्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ आप इसको पॉज करके अपने पास नोट कर लें और इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ आप इनसे जो है करा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वो है अप्लाइंग, या जो है आप इसको पहले उसमें अगर देखें तो एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है। अप्लाइंग में क्या करते हैं, द लर्नर मेक्स यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम वन इन ईच इट वाज लर्निंग। अप्लाइंग में उसने जो कुछ भी सीखा है वो किसी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको जो है यूटिलाइज़ करता है, इसको सीख सकता है, इसको जो है इम्प्लीमेंट करता है कहीं पे भी, ठीक है, इसको केयरिंग करता है, यूज़ करता है या इसको जो है नॉर्मल रूटीन में इसको जो है एग्जीक्यूट करता है अपने हिसाब से। फोर्थ नंबर पे एनालाइसिंग है। एनालाइसिंग में क्या होता है, द लर्नर ब्रेक learned information into the parts to best understand that information। अब उसने जो कुछ भी सीखा है इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है मुख्तलिफ पार्ट्स में और वो समझता है कि इसका पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको फर्दर पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हर पार्ट के बारे में वो जान सकता है, वो कंपेयर कर सकता है, वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है, वो जो है एट्रीब्यूट कर सकता है, उसको आउटलाइन कर सकता है, इसको फाइंडिंग कर सकता है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको स्ट्रक्चर दे सकता है। तो एनालिसिस में वो फर्दर हर चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अब इसको एनालिसिस के रिलेटेड अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ करानी है तो जो है ये चार्ट मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, आप इसके ज़रिए अपने क्लास में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पे जो टर्म आता है वो है एवेल्यूएशन।
इवैल्यूएशन एक ऐसा टर्म है जिसमें बच्चा इस काबिल हो जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बेस्ट है, ठीक है, क्या वो इसके लिए एक्सेप्टेबल है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, वो तमाम चीज़ें इसको एवेल्यूएशन के थ्रू वो जान सकता है। यानी कि द लर्नर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेप्थ रिफ्लेक्शन क्रिटिसिज्म एंड असेसमेंट। आप इसमें वो चेकिंग कर सकता है, हाइपोथेसिसिंग करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, जजिंग करेगा, एक्सपेरिमेंटिंग करेगा, टेस्टिंग, डिटेक्टिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग करेगा। सो ऑल दीज प्रोसेस के बाद गुजरने के बाद वो ये फैसले करने के काबिल हो जाएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। सिंपल। इसके रिलेटेड भी जो है एक पोटेंशियल एक्टिविटीज़ अगर या प्रोडक्ट आप चाहते हैं तो ये लिस्ट में आपको डिस्प्ले करता हूँ, आप पॉज करके आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। फाइनल में हमारे पास है, इसको जो है हम सिंथेसिस या जो है क्रिएटिंग नाम दिया था जब रिवाइज किया गया। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एक लर्नर है तो द लर्नर क्रिएट न्यू आइडिया एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग व्हाट ही हैज़ प्रीवियस लर्नड। उसने प्रीवियसली जो 5 जो ग्रुप्स में उसने जो भी लर्न किया था उससे वो अपना इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपने आइडिया को वो अपना न्यू कोई आइडिया दे सकता है, ठीक है, कोई न्यू क्रिएशन कर सकता है। इसमें वो कोई न्यू किसी चीज़ को डिज़ाइन कर सकता है या कोई प्लान दे सकता है या जो है कोई चीज़ इन्वेंट कर सकता है। ठीक है, उसने पूरा इवेल्युएशन भी किया। सबसे पहले उसने नॉलेज गेन किया या किसी चीज़ को उसने समझा, अंडरस्टैंड किया। फिर इसके बाद इसको अप्लाई किया, इसको जो है फिर ब्रेक डाउन किया, इसके बाद उसने जो है एवेल्युएट किया। एवेल्युएट करने के बाद फाइनल में आके वो बता सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, अपना जो है पूरा थ्योरी वो दे सकता है। तो ये मुख्तसरन जो है मैंने आपको बता दिया सब हेडिंग के बारे में। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटिव डोमेन, 3 ऐसे डोमेन्स हैं जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंडर में आते हैं। अफेक्टिव डोमेन जिसमें हम डिस्कस करेंगे अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले ये कि कैरेथॉल ने 1964 में इसको प्रेजेंट किया था। इसके बाद इसने फर्दर 5 लेवल्स में इसको कैटेगराइज किया था। यानी ये अफेक्टिव डोमेन एक्चुअल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़। The affective domain refer to the emotional and attitudinal aspect of the learning, involve feeling, values and beliefs in the classroom setting. हमारे जो लर्नर्स होते हैं ये इनका जो अफेक्टिव जो डोमेन है इनका जो ताल्लुक है वो या डील करता है वो जो है हमारे हार्ट के साथ है, हमारे फीलिंग के साथ, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारे मोटिवेशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। अब जब भी टीचर क्लास में इंटर होते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो टीचर को पसंद करते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि टीचर को पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अ, कुछ सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, इनके दिल नहीं करता कि वो सब्जेक्ट पढ़े। हम सबके साथ यही हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, कुछ जो है पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है, हम जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन की जो लेवल है वो डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट को लेके, हर टॉपिक को लेके, हर सिचुएशन को लेके। तो पसंद और नापसंद होता रहता है। और जो कैथोल ने जब अपना आइडिया दिया, जब इसने ऑब्जर्व किया, रिसर्च करने के बाद उसने देखा कि बच्चे जो एक लर्निंग करते हैं वो एक अपने इमोशन के साथ करते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन को लेके उसने जो है मुख्तलिफ लेवल्स बनाया। तो इन लेवल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यानी कि कैथोल के मुताबिक ये है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो लर्नर सीखने का जो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है रिसीविंग। पहला जो उसने टर्म यूज़ किया है वो है रिसीविंग। यानी कि रिसीविंग का मतलब ये है कि लर्नर्स जब भी क्लास में टीचर इंटर होता है तो बच्चे एक्टिव होते हैं वहाँ पे, ठीक है। टीचर जाके जो भी टॉपिक इनको अनाउंस करता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसको फ़ौरन रिसीव कर लेते हैं और इसमें जो है विलिंगनेस दिखाते हैं और इसमें जो है अलर्टनेस दिखाते हैं या जो है बिल्कुल रेडी हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, टॉपिक को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर जाता है क्लास में जाके टॉपिक अनाउंस करता है फिर भी जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके जो है दिल से इनको मोटिवेशन नहीं आ रहा होता है, वो दिल से नहीं चाहते कि वो टॉपिक पढ़े, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट क्लास में जो है आपको पता है 50-50 मैक्स स्टूडेंट होते हैं। कुछ कुछ टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंगली इसको लेते हैं, कुछ के अंदर ये जो है मोटिवेशन नहीं होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, टीचर ने जो भी बच्चों को पढ़ाया उन्होंने एक्टिवली कुछ स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं,
इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चंस आंसर करते हैं, उसमें जो है खुल के वो डिस्कशन करते हैं। जब वो डिस्कस करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जब आप भी इनसे पूछे तो इनको जो है ना उन उन लोगों ने कोई रिसीव कर रखा है और न ही वो कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी टॉपिक है अगर इनको आता भी है तो वो रिस्पॉन्ड करने के लिए उनका या तो दिल नहीं करता, या तो इनके पास इतना मोटिवेशन नहीं होता और इनके पास इतने नॉलेज भी नहीं होता कि वो किसी टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ शेयर करे, आपसे कुछ डिस्कस करे, या अपने जो है पीयर्स के साथ वो जो है ग्रुप वर्क करना वो चाहते हैं। वो सिर्फ बैठ के जो है सिर्फ इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और बस सिंपल इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, पसंद नहीं करते और ख़ास कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। क्रेथोल ने तीसरा जो कैटेगरी लेवल में जो है एक चीज़ कैटेगराइज किया है वो है वैल्यूइंग। थर्ड नंबर पे जो है वो है वैल्यू। अब टीचर तो जाता है क्लास में सबको एक ही अंदाज से, एक ही मोटिवेशन से, एक ही नॉलेज इन सबको दे देता है और एक ही तरीके से पढ़ाता है, एक ही लेक्चर दे देता है। बट इनमें से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। टीचर जो कुछ भी कहता है इसको वैल्यू देते हैं, टीचर की बात को अप्रिशिएट करते हैं, टीचर को बात को मन इसको जो है तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और टीचर जो भी टास्क इनको दे देता है, असाइनमेंट, वो फट से कर देते हैं। और टीचर की जो ऑर्डर है या उनका टीचर का जो भी असाइनमेंट है वो इसको एकदम कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वैल्यू बिल्कुल नहीं देते, वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, वो इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है, वो समझते हैं कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, वो इस चीज़ को बिल्कुल फालतू समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को मोटिवेट करना, उनके मुताबिक मोटिवेट करना और इनके मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्रेथोल के मुताबिक ये कि कुछ स्टूडेंट जो है जो वैल्यू देते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, जो वैल्यू नहीं देते वो जो है नहीं सीखते हैं। आगे बढ़ के क्रेथोल ने जो है जो फोर्थ नंबर पे जो कैटेगराइज किया है, जो लेवल बनाया है, यानी बच्चों का जो लेवल कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्टूडेंट दूसरे चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ में जो है वैल्यू देने के बाद वो क्या करते हैं, खुद से कमिटमेंट करते हैं, वो इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करते हैं। इनके अंदर इतना मोटिवेशन होता है, जो नॉलेज आपने इनको ट्रांसफ़र किया है, जो टास्क आपने इनको ट्रांसफ़र किया है, इससे हट के इसके रिलेटेड और भी न्यू कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद वो एक अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। जबकि दूसरे लेवल पे वो ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते हैं। आप इनको कुछ टास्क देखो, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। आप कोई जो है टॉपिक के ऊपर या प्रेजेंटेशन या कोई ग्रुप वर्क देके इनको जो है कुछ बनाने के लिए कहे तो इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ना इस चीज़ को सही तरीके से रिसीव किया है, ना इसको सही तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स किया था और न ही इन्होंने इस चीज़ को वैल्यू दिया था। इसी वजह से वो आगे जाके जो है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से रिसीव किया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने रिस्पॉन्स किया था, इस चीज़ को वैल्यू दिया था, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो चीज़ कैटेगराइज किया है वो है कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, स्टूडेंट फिर वही होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शुरू से रिसीविंग से लेके एंड तक जो उनका जो एक बिहेवियर बना है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से बना है। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग जो है इस चीज़ को अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, डेली एक्टिविटीज़ को इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्ले करते हैं, एक्ट अपान करते हैं, हैबिट अपना हैबिट बना देते हैं और वो कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ के साथ। जबकि दूसरे लेवल के जो स्टूडेंट है इस चीज़ को जो है कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं करते, एज यूजुअल होते हैं, जैसे पहले थे बाद में भी वैसे होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आप इनको अखलाकी अगर दरस देते हैं तो इनके ऊपर जो है असर होता है और वो अपनी ज़िंदगी में दूसरों को, आप फॉर एग्जांपल आप कोई लेक्चर देते हैं कि एथिक्स के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, तो एथिक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें आप इनको सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ को एडप्ट करते हैं कि दूसरों को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, अपने जो है बावकार ज़िंदगी गुजारना, सफाई के बारे में आप अगर एडवाइस करते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के हवाले से कोई ऐसा जो है आप एडवाइस करते हैं तो इसको मनोवन एक्सेप्ट करते हैं और अपने पर्सनालिटी में इसको एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने हैबिट बना लेते हैं। तो ये था क्या
एक केरेथॉल ने अफेक्टिव डोमेन बनाया था, जो कि क्लासरूम हमारा जो है कहते हैं कि मिनी कल्चर है या मिनी सोसाइटी है। अब इसमें क्या होता है, क्लासरूम से ही बच्चे सीखते हैं, यानी कि एक छोटा सोसाइटी है जहाँ से अच्छे और बुरे सीखते हैं। ठीक है, तरक्की वहाँ से ही होती है। कुछ स्टूडेंट जो कि लर्नर्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इनके पार्टिसिपेशन रहती है, पूरी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और वो क्या होते हैं, एक अच्छे सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, और मिनी सोसाइटी वो खुद को बना के वो बाहर सोसाइटी में जो है निकल रहे होते हैं। तो ये था मुख्तसरन, इसके बारे में मैंने जो है तफसील से चीज़ें डिस्कस किया। इससे आगे हम जो साइकोमोटर डोमेन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे चीज़। ये तीनों जो डोमेन्स है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंडर आते हैं, और इसमें हमने कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस किया, जिसका थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। कॉग्निटिव डोमेन सबसे पहले 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट किया था, और इसका फर्दर 5 सब इसके ग्रुप्स बनाए थे, या सब इसके जो है लेवल्स बनाया गया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा जो टॉपिक था वो अफेक्टिव डोमेन, जिसको प्रेजेंट किया था 1964 में, यानी कि 8 साल के बाद। 8 साल के गैप इन दोनों के बीच में है। 8 साल के बाद यानी कि 1964 में केरेथॉल ने प्रेजेंट किया, अपने आइडिया दिया, एक स्टाइल को जो है कैटेगराइज किया, डोमेन को बयान किया, और इसमें इसने फर्दर 6 जो है 6 लेवल बनाया, या जो है 6 ग्रुप्स बनाया, जिसके ज़रिए हमें समझाया कि ये जो अफेक्टिव डोमेन होता क्या है, बच्चे अपने फीलिंग एहसासात के ज़रिए कैसे सीख सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन, जो कि एक एजुकेशनिस्ट ने इसको बयान किया है, और इसके भी दरमियान 8 साल का गैप है, यानी कि 1964 में अफेक्टिव डोमेन था, और ये 1972 में एक एजुकेशनिस्ट ने इसको जो है अपना थ्योरी दिया था, और इसको बयान किया था। सब ग्रुप्स इसके बनाए हैं। जो एजुकेशनिस्ट है उसका नाम मैं बाद में जाके बताऊंगा। साइकोमोटर जो डोमेन है, इसके एग्जांपल्स हम 2 स्टोरीज के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लेक्चर है इसमें जो है मैं 3 पार्ट्स बनाऊंगा। फर्स्ट में मैं एक स्टोरी बनाऊंगा, ठीक है, स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, जिसके ज़रिए आपको समझने में कोई जो है मसला नहीं होगा, समझने में बहुत आपको इजी रहेगा। फिर बीच में जो है वो इसके स्टेजेस को जो है मैं डिटेल में समझा दूंगा। फिर लास्ट में एक और एग्जांपल के साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2 एग्जांपल है, एक जो है कंप्यूटर के रिलेटेड, दूसरा जो है सिलाई के रिलेटेड। ठीक है, अब जो है हमें फर्स्ट आप अपने जहन में एक स्टोरी फिट करें, और इसके ज़रिए समझने की कोशिश करें ये अफेक्टिव डोमेन होता क्या है। अच्छा, साइकोमोटर डोमेन एक्चुअली क्या है? साइकोमोटर डोमेन हम उस सलाहियत को कहते हैं, यानी कि जिसमें बच्चे या कोई भी लर्नर्स हैं तो वो फिज़िकली इन्वॉल्व होके अपने मोटर स्किल के ज़रिए इसको सीखते हैं। ठीक है, जिसमें 2 तरीके से होते हैं, ग्रास स्किल और फाइन स्किल। ठीक है, जिसमें बच्चे क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऐसे करके जो चीज़ें सीखते हैं, प्रैक्टिकली अमल करके सीखते हैं, इसको हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। अच्छा, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, एक बंदा है जिसका नाम है सिम्पसन। वो क्या करता है, वो एक दर्जी के पास जाता है, जाके वो कह रहा है कि जो है मैंने ये जो कपड़े सिलते हैं ये मैंने सीखना है। तो जो भी वहाँ पे दर्जी होता है, जो टेलर होता है, वो इससे पूछता है कि आप क्या रेडी है इसके लिए, इससे कुछ पूछता है। तो वो कहता है कि जी जी मैं रेडी हूँ, पूरा अपने सेंसेस से मैं जो है बयान कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मैं सीखना चाह रहा हूँ। तो फिर इसके लिए जो है एक सेटअप दे देते हैं, उसको जो है सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर वो कुछ टाइम बाद उसका जो टेलर है वो उसको सिखाता है, और जो सिम्पसन है वो गलती करता है, सीखता है, गलती करता है, सीखता है। फिर इसी तरीके से वो क्या होता है, इसके अंदर एक एबिलिटी आ जाता है, और वो जो है काफ़ी हद तक वो सीख जाता है, और वो बनाना शुरू करता है। फिर इसके बाद कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि कुछ साल गुजरने के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है, वो इस महारत उस फील्ड में जो है महारत हासिल कर लेता है। और वो क्या करता है, एक ही टाइम पे काम भी कर रहा होता है, साइड पे अपना कोई म्यूज़िक भी प्ले करता है, चाय भी पी रहा है, या कोई फ़ोन पे बात भी कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि वो जो है बहुत ही डीपली इस चीज़ को लेके वो जो है वो काम परफॉर्म कर रहा होता है। फिर इसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई न्यू शर्ट ही डिज़ाइन करता है, अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन करता है, पहले जो उसके टेलर ने जो भी उसको सिखाया था उससे हट के
ठीक है। जो शर्ट्स देखो इसकी जो है वैरायटी है, अब वो भी क्या करता है खुद से कोई डिज़ाइन मुतारिफ कराता है। तो इसी तरह इनकी जो है पूरे स्टेजेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं इसको जो है फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए पहला जो ये जो थ्योरी प्रेजेंट किया है, ये सिम्पसन ने 1972 में प्रेजेंट किया था, और इसने जो है इसमें 7 इसके लेवल्स बनाए हैं या जो है फर्दर उसके ग्रुप बनाए गए हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें इसको कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? देखिए परसेप्शन अपने सेंसेस के ज़रिए चीज़ों को समझना। बच्चे क्लास में होते हैं, अपने मेंटल लेवल इनके जो भी 6 सेंस है उसके ज़रिए वो रेडी हो जाते हैं, इसको कहते हैं परसेप्शन। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेट। सेट का मतलब ये कि रेडी, वो फिजिकल रेडी, मेंटली, ठीक है, इमोशनली वो जो है सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स जिस तरह मैंने आपको कहा, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे को प्रैक्टिकली कुछ सिखाते हैं और वो क्या करता है ट्राई एंड एरर करता है। जिस तरह टेलर का मैंने एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने जो है उस सिम्पसन को सिखाया था, उसके टेलर ने, उस्ताद ने, फिर वो क्या करता था, वो जो भी उसको सिखाते थे वो जो है सीखता था, प्रैक्टिकली करता था, फिर गलत करता था, फिर इसको ठीक करता था, इसी तरीके से वो सीख रहा था। इसको कहते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स। इसके बाद आता है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैकेनिज़्म, फोर्थ नंबर पे है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होता है? इसमें ट्राई एंड एरर के बाद बंदा काफ़ी हद तक सीख जाता है। वो जो भी डिज़ाइन इसको सिखाता है, मैंने टेलर का एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जो टेलर यानी कि जो उस्ताद है वो इसको सिखाता है, तो पहले वो ट्राई एंड एरर करता है, फिर वो जो किसी हद तक जो है इसके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो शर्ट ठीक ठाक तरीके से जो है वो सिलता है। फिफ्थ नंबर पे है कम्प्लेक्स अवर्ड रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है, मैंने टेलर का एग्जांपल आपको दिया था जिसमें जो है वो इस हद तक मैकेनिज्म के बाद वो बहुत ही ट्रेन हो जाता है, अपने फील्ड में बिल्कुल जो है कमांड रखता है और वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें भी कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल जो है टेलर का एग्जांपल मैंने दिया था, वो साथ साथ जो है चीज़ें सिलता है, कटिंग करता है और इसके साथ साथ म्यूजिक भी प्ले किया है, फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है या कोई और भी काम साथ साथ कर रहा है, तो इसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो ये हो गया कम्प्लेक्स अवर्ड रिस्पॉन्स। इसके बाद हमारे पास है 6 नंबर पे, वो है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में क्या होता है, वो यूज टू हो जाता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होता है, वही आता है वही काम करता है, उसके लिए कोई जो है न्यू चीज़ या कोई डिफ़िकल्ट उसको नहीं होता। लास्ट में हमारे पास जो है वो है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन का नाम से ही जाहिर है कि वो कोई न्यू चीज़ क्रिएट करता है। जिस तरह मैंने कहा जो टेलर, जो सिम्पसन जो सीखने गया था, उसने जो है सीखने के साथ साथ कोई न्यू ही शर्ट जो है इसने मुतारिफ़ कराया, डिज़ाइन कराया। अब इसको जो है कंप्यूटर की बेस पे दूसरे एग्जांपल से इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक लर्नर्स होते हैं जिनको हम फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिखाते हैं। कंप्यूटर जब हम इनको सिखाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जो है कंप्यूटर लैब लेके जाते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और इनको बच्चों को पहले जो है इनकी परसेप्शन, इनकी सेंसेस के ज़रिए इनको रेडी रखते हैं और बच्चे भी रेडी हो जाते हैं अपने सेंसेस के ज़रिए, अपने सेंसेस के थ्रू वो जो है सीखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे सेट हम किस तरह करते हैं, इनको बिठाते हैं, सारी चीज़ें रेडी करते हैं, इनको फिजिकली रेडी करते हैं, ठीक है, सबके सामने कंप्यूटर ओपन होते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इनको कुछ चीज़ें सिखाते हैं। फिर देखिए बच्चों को हम प्रैक्टिकली, जो भी ट्रेनर उनके पास होता है वो क्या करता है, इनको कुछ ना कुछ सिखाता है और बच्चे प्रैक्टिकली भी करते हैं। और प्रैक्टिकली जब वो कर रहे होते हैं उस टाइम क्या होता है, वो गलती भी करते हैं, फिर इसको करेक्ट करते हैं, ट्राई एंड एरर के जो है प्रोसेस से गुजरते हैं। फिर इसके बाद देखो इनके अंदर जो है एक आ जाता है मैकेनिज़्म। यानी मैकेनिज़्म ट्राई एंड एरर के बाद कंप्यूटर में आपने जो भी इनको इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो सीख जाते हैं और वो काफ़ी हद तक जो है एबल हो जाते हैं। जैसा कि आप प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते हैं पावर पॉइंट पे, तो वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं। पहले आपने स्लाइड्स के डिज़ाइन, फॉन्ट स्टाइल, इसके जो है साइज़ वगैरह, कलर, ये जितने भी एनिमेशन आपने सिखाया था, फिर वो उनसे नहीं होता था, फिर वो जो है किसी हद तक वो चीज़ सीख जाते हैं। इसके बाद वो जो है फिर 6 पे वो 5th स्टेज पे जाते हैं कि वो मतलब इसमें
माहिर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। और प्रेजेंटेशन वो ऐसे बनाते हैं, इनको मज़ा आता है। प्रेजेंटेशन बनाते हुए क्या करते हैं, म्यूज़िक भी प्ले करते हैं, साथ साथ जो है कोई और गेम भी खेल रहे होते हैं और अपने दोस्तों से भी बात कर रहे होते हैं, तो इनके लिए कोई इशू नहीं होता, यानी कि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। फिर जो प्रेजेंटेशन आपने इनको सिखाया था, इसके बाद वो इतना एबल हो जाते हैं कि वो यूज्ड हो जाते हैं और खुद से कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब एनिमेशन आपने एक ही तरीके से एनिमेशन इनको सिखाया था, अब वो लोग क्या करते हैं, हर सेंटेंस, हर वर्ड, हर चीज़ में वो खुद से एनिमेशन डाल के कोई न्यू चीज़ ही जो है ओरिजिनेट करते हैं। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपसे डिस्कस किया चीज़ें। अगर आपने शुरू के स्टोरी और बीच के सारे चीज़ें अगर आपने एक साथ देखा है तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्लो टेक्सोनोमी के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लर्निंग आउटकम्स के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे।